बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने जो हमारी सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था एजुकेशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि हमारे जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं, उनको कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हमने ये 4 कैटेगरी को डिवाइड किया गया, बताया है कि इनकी जो विचारधारा है वो कैसी है, कि फर्स्ट सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत की जो विचारधारा है उसमें कैसे लोगों को लिए कैसे कानून होने चाहिए, गांधीवादी सिद्धांत में लोगों के लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत में क्या जो फैसिलिटी है या क्या वो प्रावधान है, कैसी शासन व्यवस्था है वो होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे प्रिंसिपल दिए गए हैं, जैसे हमने बात की कि ये 36 से लेकर 51 तक जो राष्ट्रीय हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका वर्णन किया गया है। तो हम पढ़ेंगे कि 36 से लेकर जो 51 तक सिद्धांत है उनमें क्या कहने की कोशिश की गई है और उसमें जो कौन कौन सी जो व्यवस्था है वो लागू करने की जो बात है वो कही गई है। तो जैसे हम सबको पता है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो हमारा संविधान है उसके चौथे भाग में दिया गया है। हमारे संविधान के चौथे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की गई है और अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका जो वर्णन किया गया है। हम इस लेक्चर में करेंगे कि 36 जो आर्टिकल है उसमें क्या कहा, 37 में क्या कहा, 38, 39 इस प्रकार 51 तक करेंगे कि अलग अलग जो ये प्रिंसिपल है वो कौन को कैसे कैसे दिए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारे संविधान सभा में संविधान लिख रहे थे, तो जो हमारे सलाहकार थे बी.एन. राव जो एक सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी थी कि हमारे संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक तो मौलिक अधिकार वो होने चाहिए जो तत्कालीन रूप में लागू हो सके, दूसरे जो मौलिक अधिकार है वो होने चाहिए जो तत्कालीन रूप में चाहे लागू ना हो सके, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं या दूसरी गवर्नमेंट सेंट्रल सरकारें हैं वो अपने हिसाब से समय समय पर इन जो कानून है जो ये फंडामेंटल राइट है तो उन मौलिक अधिकारों को लागू करते रहे। तो संविधान बनाते समय संविधान सभा ने इनकी बात पे गौर किया और इनकी बात मानी भी गई। तो इन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार नंबर 1 और मौलिक अधिकार नंबर 2 2 मौलिक अधिकार होने चाहिए, लेकिन उन्होंने संविधान में क्या किया कि जो मौलिक अधिकार है वो अलग रख दिए, जो इन्होंने कहा था कि तत्कालीन रूप में जो है वो लागू किए जाए और जिनको न्यायपालिका या फिर हम किसी भी कोर्ट में जाकर अगर हमें वो नहीं मिल रहे तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं, तो जो सरकार है उसके अगेंस्ट जो रिट है वो डाल सकती है। तो वो उसे फंडामेंटल राइट का नाम दिया गया, उसे मौलिक अधिकार का नाम दे दिया गया। लेकिन उन्होंने जिस दूसरे मौलिक अधिकार की बात की थी कि दूसरे नंबर के जो मौलिक अधिकार है संविधान में उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वो है नाम दिया गया। तो ये सिद्धांत है ये अपरिवर्तनशील है। तो ये सिद्धांत तत्कालीन रूप में लागू ना होकर सरकारें अपनी जो दशा है उसके हिसाब से, जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जो इन सिद्धांतों को वो लागू कर सकती हैं। लेकिन हम इनके खिलाफ जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उनमें नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि वो अगर राज्य सरकारें इस दशा में नहीं है कि वो तत्कालीन रूप में उसे लागू कर सकें, तो न्यायालय भी उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस अधिकार को, इस जो प्रिंसिपल को, सिद्धांत को अभी लागू करें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अपरिवर्तनशील है, जो बने हैं और लागू कैसे होंगे। कई कानून है, जो कई अधिकार है वो तो एट ए टाइम पर लागू हो जाते हैं और कई हम उसको फोर्स नहीं कर सकते सरकार को ये कि अभी अभी इसको लागू किया जाए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है।
जैसे हमारा संविधान है तो हम उसे सिर्फ इंडिया का संविधान, जैसे इंडिया के लोगों द्वारा लिखा हुआ संविधान नहीं कह सकते, तो वो संविधान है वो बहुत सारी जो कंट्रीज है, अन्य कंट्रीज के जो संविधान है उससे प्रेरित होकर वो लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से वो प्रेरित होकर लिखे गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये आयरलैंड के जो संविधान से है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उससे मोटिवेट होकर हमारे प्रिंसिपल लिखे गए हैं। आगे हम बात शुरू करते हैं कि चौथे भाग में जो ये 36 से 51 तक दिए हैं तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर जो है 36 की। अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो ये जो सिद्धांत है उसको याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, हम इसके पेयर बना के करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 36 और 37 की कि कौन कौन से जो अधिकार हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो एक जैसे हैं। जो 36 है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य कैसा होना चाहिए, उसकी जो शासन व्यवस्था है अपने लोगों के लिए कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से जो हित हैं वो राज्य द्वारा जो प्रोवाइड है वो किए जाने चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं 37 की। 37 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा। 37 जो हमारा आर्टिकल है उसमें इतना बताया गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है, तो हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। ये न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है, तो इसका साफ तौर पे कहा गया है कि राज्य सरकारें एक दशा के अकॉर्डिंग, एक परिस्थिति के अकॉर्डिंग इसको जो लागू कर सकती हैं। तो ये दोनों सिद्धांत क्या है, हम ये याद रखने में इजी हो जाएंगे कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि ये जो प्रिंसिपल है ये अपरिवर्तनशील है, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम इसको जो कोर्ट में जाकर चुनौती नहीं दे सकते सरकार के आगे। इसको आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर, आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 38 की, आर्टिकल 39 की और 39A की। 39A की हम इन अधिकार जो ये प्रिंसिपल है हम इन तीनों को साथ साथ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी जो समानता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें 38 में बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। ये न्याय को लेकर जो अधिकार है, जो प्रिंसिपल है वो एक न्याय को लेकर शुरू हो रहे हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, तो ये अधिकार है सारे न्याय पे चलेंगे। न्याय को इसमें शामिल किया गया है। जो 38 नंबर है उसमें जो हमारे नागरिक हैं, जिस भी राज्य के नागरिक है उस राज्य की जो राज्य सरकार है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उसका प्रावधान अपने नागरिकों के लिए करें। आगे हम बात करते हैं जो 39 है। 39 में क्या किया गया है, संसाधनों का उचित वितरण। जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था ना, जो हमने कैटेगरी की थी, तो फर्स्ट वाला क्या था, आर्थिक और जो सामाजिक जो सिद्धांत था वो यही है। उसमें ये जो आर्टिकल है उसमें आता है सामाजिक, आर्थिक न्याय, संसाधनों का उचित वितरण। जो फर्स्ट कैटेगरी का हमने किया था प्रिंसिपल, जो हमारा सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत पे आधारित था, उस विचारधारा पे था, तो ये जो आर्टिकल है उसी से रिलेटेड है, संसाधनों का उचित वितरण।
संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य, समान काम मतलब काम का वितरण भी, ठीक है। यहाँ पे काम कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को ही हम 6 घंटे, अगर एक को 6 दे रहे हैं, दूसरे को हम कह देते हैं चलो भाई तुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है, आप 10 घंटे कर लो, या आप 8 घंटे कर लो, या फिर भेदभाव करते हैं काम के लिए, किसी को ज्यादा जो टफ काम है वो दे दिया, किसी को थोड़ा इजी काम दे दिया। इसलिए जो काम है वो भी पर्सन की क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसकी जो काम करने की शक्ति है उसके हिसाब से, तो काम देने में भी जो भेदभाव है वो ना किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन है वो दिया जाए। तो जो अब बात करते हैं 39 तो ये हो गया संसाधनों का उचित वितरण, समान काम। फिर आगे 39A कर दिया। 39A कब बना था? 39A बना था 42वां जो संशोधन हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 96 में हुआ था। तो उसमें 39A एक नया जो प्रिंसिपल था वो ऐड किया गया था। वो प्रिंसिपल क्या था? समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अब किसी ने न्याय लेना है तो उसका जो अवसर है उसको भी समान अवसर है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। न्याय देने के लिए उसको समान अवसर के आधार पर उसको न्याय देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 पर्सन न्याय मांगने गए, को न्याय दे दो और दूसरे के साथ अन्याय हो जाए, उसको कोई अवसर ही ना मिले न्याय लेने का। तो समान अवसर के आधार पर उसको न्याय देना। तो देखो इसमें तीनों में क्या बात की है? न्याय की बात की है इसने। पहले में उसने 36 और 37 में जो बात कर दी, राज्य की परिभाषा की बात कर दी, राज्य कैसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था। और फिर न्यायालय में ये परिवर्तनशील नहीं है, इन पूरे कानूनों की बात कर दी कि न्यायालय में जाकर हम इसको चुनौती नहीं दे सकते। तो इस प्रकार ये दोनों एक जैसे हो गए। और जो तीसरे हैं 38, 39, 39A, तो इसमें क्या है? इसमें सब में क्या है? न्याय की बात की गई है। इसमें भेदभाव को खत्म किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की है, संसाधनों का उचित वितरण और समान काम की बात की है, और आगे समान अवसर के आधार पर न्याय देना। इसमें सबको समानता की जो बात है की गई है। अगर हम बात करते हैं 40 का, जो 40 आर्टिकल नंबर 40 है वो सबसे अलग है, इसको हम अकेले को ही पढ़ेंगे। 40 में बात की है पंचायती राज की, जो हमने पीछे किया था कैटेगरी नंबर जो 2 थी, गांधीवाद विचारधारा। गांधीवाद विचारधारा से प्रेरित होकर क्या किया था? आर्टिकल नंबर 40, जिसमें पंचायती राज की बात की गई है कि गांवों में जो पंचायतें हैं वो होनी चाहिए, और पंचायतों के पास इतनी पावर है जो होनी चाहिए, वो अपनी जो गांव की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वो लोगों को हित के लिए बना सके। तो ये हो गया 2, ये याद करेंगे, तीनों ये एक दूसरे के समान है, और ये आ गया 40 बिल्कुल अलग है। आगे हम बात करते हैं 41, 42 और 43 की। आर्टिकल नंबर की बात करेंगे हम 41, 42 और 43। तो ये क्या है? आपस में रिलेटेड है, आपस में समान है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ दशा में काम। कुछ दशा में काम का मतलब है कि अपने जो नागरिक है उन्हें काम की, जो रोजगार की व्यवस्था है वो की जाए, रोजगार की व्यवस्था की जाए, लोगों को जो जीवन यापन है, जीवन यापन करने का जो साधन है वो प्रोवाइड किया जाए। वो रोजगार किसी भी तरीके का हो सकता है, व्यक्तिगत रोजगार हो सकता है, वो सामूहिक रोजगार हो सकता है। आगे हम बात करेंगे, चलो पहला तो होगा कि उन्होंने काम देना है। हमने मान लिया कि 41 जो आर्टिकल है उसमें काम दे दिया, ऑलरेडी उन्होंने बात की काम देने की, तो 41 को उन्होंने लागू कर दिया, हर एक नागरिक को वो काम दे दिया। आगे फिर जो 42 जो कानून है उसमें क्या है कि कार्य में न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होनी चाहिए, कार्य न्याय संगत हो, पर्सन की क्वालिफिकेशन के अनुसार, पर्सन की जो काम करने की शक्ति है उसके अनुसार, पर्सन का जो काम करने की जो उम्र है उसके अनुसार। फिर हम बात करते हैं मानवीय दशा की,
यहाँ पे पर्सन काम करने के लिए जा रहा है, वो जगह मानवीय काम के लिए अच्छी है या बुरी है, उस जगह को भी चेक करना है। कार्य न्याय संगत होना चाहिए, वहां की जो परिस्थितियां हैं वो भी क्या है, न्याय संगत होनी चाहिए। अब हमने मान लिया कि 41 को भी लागू कर दिया, काम भी दे दिया, 42 भी लागू हो गया, कार्य न्याय संगत भी है, मानवीय जो परिस्थितियां हैं, जो वहां की जो दशा है, जगह है, वो भी अच्छी है। आगे हम बात करते हैं 43 की। अगर काम मिल गया उसको, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो सैलरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो निर्वाह है वो उसमें हो जाए। इसमें बात करते हैं हम निर्वाह मजदूरी की। निर्वाह मजदूरी कि उसकी मजदूरी, उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि उसका जो जीवन यापन है वो हो सके, उसका जो गुजारा है वो हो सके। और जो फर्क है स्त्री और पुरुष के जो काम में, तो उस मजदूरी को भी ध्यान में रखना होगा कि उसको अगर समान काम हो रहा है तो उसका समान वेतन भी मिलना चाहिए। या फिर क्या होगा, कुटीर उद्योग को प्रमोट करना होगा, कुटीर उद्योग के काम उन्हें देने होंगे। कुटीर उद्योग रोजगार, कुटीर उद्योग का मतलब क्या है, उन्हें व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप में वो कुटीर उद्योग को प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें चटाई बुनना हो गया, कुर्सी बुनना हो गया, कताई होगी, कढ़ाई होगी। इस प्रकार के जो काम है, जो हस्तशिल्प है, उस तरीके के जो काम है वो प्रमोट करने होंगे, ताकि लोग अपने लेवल पर जो अपना रोजगार है वो प्राप्त कर सके। आगे हम बात करते हैं 44 की बात करते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 44, जो आर्टिकल 44 है, देखो 44 4 दोनों जो 4 है तो मतलब दोनों जो डिजिट है वो समान है। तो इस समान डिजिट से क्या करें, हम समान जो व्यवहार नियम है वो लागू करें। एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू करें। समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, जितने भी लॉ बनते हैं हमारे देश में, वो राज्य में वो हर एक धर्म के लिए, हर एक भाषा बोलने वाले के लिए, हर एक जाति से जो संबंधित लोग हैं सबके लिए समान रूप से बनने चाहिए। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर जो मैरिज एक्ट बने हुए हैं, जो हमारे डाइवोर्स के लिए जो एक्ट बने हुए हैं, तो वो सबके लिए समान नहीं है। मुसलमान में मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू में अलग है। मुसलमान में जो डाइवोर्स के लिए एक्ट बनाया वो अलग है, हिंदू के लिए जो धर्म के लिए जो डाइवोर्स एक्ट है वो अलग है। तो लेकिन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि हमारे राज्य में जो समान नागरिक संहिता है वो लागू होनी चाहिए, जो समान व्यवहार नियम है वो लागू होना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल याद रखने का एक तरीका है। 44 समान है, समान नागरिक संहिता, तो दोनों डिजिट जो इक्वल है तो इक्वल जो नागरिक संहिता है वो होनी चाहिए। आगे हम इसको हम अकेले याद करेंगे। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। जब 45 जो आर्टिकल था वो स्टार्टिंग में क्या बना था, स्टार्टिंग में हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो 45वां अनुच्छेद है उसके अंदर 6 से 14 साल तक के जो बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन जब 86वां संशोधन हुआ था 86, ये हुआ था मई 2002 में, तो इसमें क्या किया गया था, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों वाला जो था, जो सिद्धांत बना था, वो यहां से उठाकर 45 से उठाकर क्या कर दिया था, 21A में ऐड कर दिया था, 21A में ऐड कर दिया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। यहाँ पे 45 में उन्होंने क्या ऐड कर दिया गया था कि 6 से कम साल तक के जो बच्चे की आयु है, 6 से कम वर्ष की आयु वाले बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का जो प्रावधान है वो आयु के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कम आयु के बच्चों की शिक्षा
ये आर्टिकल बनाया था कि यहाँ पे 6 साल से, वो 6 से 14 साल वाले जो प्रिंसिपल बना था उसको निकाल के 21A में रख दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, 6 से कम वर्ष के जो आयु वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनका जो स्वास्थ्य है उसके लिए यहाँ पे प्रिंसिपल इन्होंने बना दिया। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 को भी इसी से रिलेट करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है आर्टिकल 45 में कि चाहे कोई भी बच्चा है, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी धर्म से है, 6 से कम उम्र की आयु के बच्चों की बात की है, तो जो आर्टिकल 46 है, 46वां जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है, अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा संबंधी जो प्रिंसिपल है वो बने, उनके जो स्वास्थ्य संबंधी, उनकी शिक्षा और उनके जो आर्थिक हित, उनकी शिक्षा, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर प्रिंसिपल बना है, उनका जो सामाजिक सतह है उसको सुधारने के लिए और उनका जो आर्थिक हित है उसके लिए ये प्रिंसिपल बना है। सरकार अपनी दशा के अकॉर्डिंग इसको लागू करेगी, लेकिन हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा जो आर्टिकल नंबर 46 था। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 47 की जो हमारा, देखो ये सारे जितने हमने पढ़े हैं, पेड़ बना के पढ़े हैं, ये सारे क्या है, एक समान है। अब 45 और 46 में दोनों में क्या है, बच्चों की एजुकेशन की बात की है। 46 में 6 साल से कम आयु वाले, 46 में अनुसूचित जाति वाले। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 47 पर। 47, 48 और हम करते हैं बात 48A की। अब जितने भी ये 48 कानून इसमें हमने किए थे वो सारे क्या थे, 42वें संशोधन में वो बने हुए थे। हम ये तीनों कानूनों को भी क्या है, साथ साथ रखकर चलते हैं। तो 47 में क्या कहा गया, 47 में कहा है जो हमारा लास्ट वाला, हमारा जो 3rd नंबर था जो उदारवादी था, हमने उसमें किया था। 44 की बात करते हैं, यहाँ पर हमने मद निषेध की बात की थी। जो नशीले पदार्थ हैं उसकी हमने बात की थी, उसको निषेध किया जाए और लोगों को क्या है, उसका पोषण आहार और उसके स्वास्थ्य से रिगार्डिंग जो व्यवस्था है वो क्या है, वो वहां पे लागू की जाए। पोषण आहार की जो अच्छा आहार है उनकी और जो स्वास्थ्य संबंधी और आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूरी की जाए। ठीक है, तो वहां पे क्या था, शराब को खत्म किया जाए, उनके आहार की व्यवस्था की जाए और उनके स्वास्थ्य के संबंधी काम किए जाए। आगे ये सब चीजें खत्म हो गई, लोगों का दिमाग खुल गया, नशीले पदार्थों से दूर हो गए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, तो वो क्या आगे काम करने लगे। तो काम कौन सा करने लगे, वो कृषि कार्य करने लगे। कृषि के साथ साथ वो अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या है, वो पशुपालन लगे। पशुपालन को प्रमोट कर किया यहाँ पे। और क्या, खास करके दुधारू पशुओं की बात की, जो पशु दूध देते हैं जैसे गाय भैंस, तो डेयरी फार्म के लिए प्रमोट किया गया। ये सब भी हो गया। उन्होंने नशीले पदार्थ छोड़ दिए, उनका अच्छा खान पान हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, तो उन्होंने फिर काम करना स्टार्ट कर दिया, कृषि करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन स्टार्ट कर दिए और जो दूध देने वाले पशु हैं उनका जो उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया। फिर क्या किया, साथ ही साथ जब खेती होने लगी उन्होंने सोचा हम क्या है, पर्यावरण को भी हम अच्छा बना ले, तो उसमें क्या है, पेड़ पौधे लगा ले। तो जो 48A बना है तो उसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण की बात की। यहाँ पे फूल पौधे पत्तियां पेड़ जो कुछ भी वो लगा सकते थे वो लगा लिए। तो ये तीनों कानून क्या हो गए, एक ही जैसे हो गए। तो ये तीनों जो प्रिंसिपल है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर जो 49 है। 49 पे हम आते हैं। 49 में हमारे नेशनल लेवल पे आगे हम
जो राष्ट्रीय स्मारक है हमने उसका महत्व बता दिया। स्मारक है उसकी देखभाल, जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, और उसका देखभाल और उसकी महत्व की बात कर दी, जैसे कुतुब मीनार हो गया। कोई भी राष्ट्रीय जो स्मारक है उसके बारे में आ गया, उसके रिगार्डिंग जो कानून है, उसके जो सिद्धांत है वो बनाएंगे। हमारे ये सब काम करके हम नेशनल लेवल तक आ गए, हम राष्ट्र की बात करने लगे। तो आगे हम बात करते हैं जो आर्टिकल नंबर 50 है। तो आर्टिकल जैसे इसका है 50, तो इसमें 50-50 कर दिया न्यायपालिका और कार्यपालिका को। न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उसको अलग अलग कर दिया, 50-50 कर दिया कि भाई न्यायपालिका को अपना काम करने दे और जो कार्यपालिका है उसको अपना काम करने दे। दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेंगे तो वो क्या होगा, काम जो जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए उसमें वो चीज नहीं होगी। इसलिए क्या है, जो देश के ये नेशनल लेवल के दोनों आर्टिकल बना दिए। 49 में देश के जो स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक है, उसकी देखभाल के लिए और उसका जो महत्व है उसके लिए आर्टिकल लिख दिया। जो 50 नंबर आर्टिकल है उसमें क्या किया, न्यायपालिका और देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग काम करने के लिए प्रेरित कर दिया। इसके बाद आती है लास्ट आर्टिकल जो 51 है। अब हमने सब कुछ कर दिया, अपने देश के लोगों को काम दे दिया, समान संहिता कर दी और उसकी एजुकेशन भी कर दी, लोगों को नशीले पदार्थों से बचा दिया, उनकी खेती भी करवा दी, अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर दिया और हमारे राष्ट्रीय जो स्मारक है उसको भी सेव कर दिया। न्यायपालिका और कार्यपालिका काम भी अलग अलग कर दिया। देश के लिए सब कुछ हो गया। अब बात आ गई सुरक्षा की, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की। तो हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो सुरक्षा है और जो शांति है उसकी जो व्यवस्था है वो कौन से आर्टिकल में है, वो लास्ट जो 51 नंबर आर्टिकल लिखा गया उसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो शांति चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, उसकी बात लास्ट वाले जो आर्टिकल में है उसमें कर दी। तो हमारा जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे 36 और से लेकर 51 तक हमने अलग अलग करके कर दिए कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं ताकि हम ये ना भूलें। तो इसलिए हमने इन आर्टिकल को डिवाइड कर करके पढ़ लिया, एक दूसरे से पेयर बना के इस आर्टिकल को पढ़ लिया। तो हमारा जो ये लेक्चर है आर्टिकल को लेकर, तो इसमें एक छोटी सी बात और कि जो हमारा जो 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जब की बात हुई थी तो उस समय क्या था, मौलिक अधिकार को उच्च मान लिया गया। लेकिन उसके बाद 42वें संशोधन के दौरान नीति निर्देशित तत्वों को उच्च मान लिया गया। लेकिन जो मिनर्वा मिल्स बाद हुआ 1980 में, तो उसमें दोनों को एक दूसरे का पूरक माना है और उसमें संतुलन बनाकर रखने की बात कही गई थी। तो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का टॉपिक था ये हमारे आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो हमारा आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म हो रहा है। तो ये आर्टिकल को अच्छे से याद रखने का जो तरीका है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप आर्टिकल को अच्छे से याद रख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।